ब्रह्मांड के एक बहुत ही अंधेरे और डरावने कोने से इस कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ चारों तरफ बस सन्नाटा है और बड़े बड़े पत्थर हवा में तैर रहे हैं। इसी अंधेरे के बीच एक अजीब सा जीव खड़ा है जिसे इद अदर कहा जाता है। वह किसी बहुत बड़ी और रहस्यमयी शक्ति का गुलाम है। वह जीव लोकी के सामने आता है। लोकी जो थॉर का भाई है और अपने भाई से पिछली बार हारने के बाद अब नफरत से भरा हुआ है। वह जीव लोकी को एक सोने की जादुई छड़ी देता है जिसके बीच में एक चमकता हुआ नीला पत्थर लगा है। वह लोकी से कहता है कि यह छड़ी उसे वो ताकत देगी जिससे वह इंसानों के दिमाग को अपना गुलाम बना सकेगा। लोकी को बस एक काम करना है, उसे धरती पर जाकर टेसेरैक्ट नाम का एक नीला जादुई क्यूब चुरा कर लाना है। लोकी मुस्कुराता है क्योंकि उसे अब अपनी हार का बदला लेने का मौका मिल गया है। अब सीन सीधा धरती पर आता है। रात का समय है और रेगिस्तान के बीचों बीच नासा का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेस है। यहाँ शील्ड नाम की एजेंसी एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रही है। अचानक बेस के अंदर खलबली मच जाती है। तभी निक फ्यूरी जो शील्ड के बॉस हैं वहाँ अपने हेलीकॉप्टर से पहुँचते हैं। उन्हें बताया जाता है कि टेसेरैक्ट जो एक कांच के बक्से में बंद था अचानक से अजीब हो गया है। वह खुद ब खुद चमकने लगा है और उससे खतरनाक एनर्जी निकल रही है। डॉक्टर सेल्विक जो उस पर रिसर्च कर रहे थे घबराए हुए हैं क्योंकि मशीन उनके काबू से बाहर हो गई है। निक फ्यूरी बेस को खाली करने का आदेश देते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेसेरैक्ट से एक जोरदार नीली रोशनी निकलती है और कमरे के बीचों बीच एक पोर्टल खुल जाता है। उस धुएं और रोशनी के बीच से लोकी बाहर निकलता है। उसके हाथ में वही जादुई छड़ी है। शील्ड के गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन लोकी की फुर्ती और जादुई ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाता। वह अपनी छड़ी से बिजली जैसी किरणें छोड़ता है और पल भर में सबको ढेर कर देता है। तभी शील्ड का सबसे खतरनाक एजेंट क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई वहां पहुंचता है। लोकी उसे मारता नहीं है बल्कि अपनी जादुई छड़ी हॉकाई के दिल पर लगा देता है। देखते ही देखते हॉकाई की आंखें नीली हो जाती हैं और वह लोकी का गुलाम बन जाता है। लोकी टेसेरैक्ट को चुरा लेता है और फ्यूरी को घायल करके वहां से भाग जाता है। पीछे पूरा बेस फटने वाला होता है क्योंकि टेसेरैक्ट की एनर्जी ने धरती के अंदर धमाका कर दिया है। निक फ्यूरी किसी तरह बचते हैं और समझ जाते हैं कि अब मामला उनके बस का नहीं है। वे तुरंत अपनी टीम को बुलाने का फैसला करते हैं जिसे एवेंजर्स कहा जाता है। सबसे पहले कहानी पहुंचती है रूस के एक पुराने गोदाम में। यहाँ नताशा रोमनॉफ यानी ब्लैक विडो को कुछ गुंडों ने कुर्सी से बांध रखा है और वे उसे पीट रहे हैं। गुंडों को लग रहा है कि उन्होंने नताशा को फंसा लिया है लेकिन असल में नताशा उनसे बातें उगलवा रही थी। तभी उसे एजेंट कोल्सन का फोन आता है कि हॉकाई खतरे में है। बार्टन का नाम सुनते ही नताशा का दिमाग घूम जाता है। वह कुर्सी से बंधे बंधे ही उन गुंडों की ऐसी धुलाई करती है कि वे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। वह सबको धूल चटाकर वहां से निकल पड़ती है। उसका अगला काम है डॉक्टर ब्रूस बैनर को ढूंढना। अब कैमरा सीधा भारत के कोलकाता की तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों में आता है। यहाँ डॉक्टर ब्रूस बैनर एक मसीहा बनकर रह रहे हैं और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। वे दुनिया से छिपकर यहाँ इसलिए आए हैं ताकि उन्हें गुस्सा न आए, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आया तो वे हल्क में बदल जाएंगे जो पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। नताशा उन्हें एक सुनसान झोपड़ी में बुलाती है। वहाँ शील्ड के सैकड़ों जवान हथियारों के साथ छिपे हुए हैं। नताशा बैनर को टेसेरैक्ट की फोटो दिखाती है और कहती है कि हमें आपकी ताकत की नहीं बल्कि आपके दिमाग की जरूरत है ताकि आप उस डिब्बे से निकलने वाली किरणों को ट्रैक कर सकें। बैनर थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और जवानों को डरा देते हैं लेकिन बाद में वे नताशा के साथ चलने के लिए मान जाते हैं। उधर निक फ्यूरी खुद जाते हैं स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका के पास। स्टीव एक जिम में अपनी पंचिंग बैग को इतनी जोर से मार रहे हैं कि वह फट जाता है। वे अभी भी अपनी पुरानी दुनिया की यादों में खोए हुए हैं क्योंकि वे 70 साल तक बर्फ में जमे हुए थे। फ्यूरी उन्हें टेसेरैक्ट के बारे में बताते हैं और याद दिलाते हैं कि यह वही शक्ति है जिससे उन्होंने सालों पहले लड़ाई लड़ी थी। स्टीव अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और फिर से अपनी ढाल उठाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन को जो समुद्र के नीचे जाके कुछ टूटी हुई पाइप्स को रिपेयर कर रहे होते। रिपेयर करने के बाद टोनी अपने बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग स्टार्क टावर के ऊपर जाते हैं जहाँ उनके शूट को उनके रोबोट बहुत ही आसानी से निकाल देते हैं। वहीं पर हम मिलते हैं मिसेस पॉट्स से जो टोनी की जान जहान सब कुछ है। टोनी और पॉट्स एंजॉय कर ही रहे थे तभी वहाँ एजेंट फील आ जाता है और वो टोनी स्टार्क को एक लैपटॉप देता है। उस लैपटॉप में नताशा, कैप्टन अमेरिका और हल्क का पुराना वीडियो होता है। इसका मतलब साफ साफ था कि निक फ्यूरी के अवेंजर्स टीम यही है। जब टोनी स्टार्क को पता चलता है टेसेरैक्ट चोरी हो चुका है तो उनका जीनियस दिमाग उसे सुलझाने के लिए उतावला हो जाता है। अब ये सारे अनोखे लोग एक साथ आने वाले हैं लेकिन क्या ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाएंगे क्योंकि लोकी की चालें बहुत खतरनाक हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं शील्ड का वो विशाल उड़ता हुआ मुख्यालय जिसे हेली कैरियर कहा जाता है। यह एक ऐसा समुद्री जहाज है जो समुद्र की लहरों से ऊपर उठकर बादलों के बीच गायब हो सकता है। कैप्टन अमेरिका और ब्रूस बैनर पहली बार यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। स्टीव के लिए यह सब जादू जैसा है जबकि बैनर थोड़े घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके अंदर का हल्क बाहर न आ जाए। निक फ्यूरी उन सबको समझाते हैं कि लोकी कोई साधारण चोर नहीं है, वह एक
एक देवता है और उसके पास असीमित शक्तियां हैं। नताशा, ब्लैक विडो भी वहाँ मौजूद है और वे सब मिलकर लोकी की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। लोकी को दुनिया की नजरों में आना पसंद है, इसलिए वह खुद को छिपाने के बजाय जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में एक बहुत बड़े प्रोग्राम के बीच में प्रकट होता है। लोकी वहाँ एक म्यूजियम में घुसता है जहाँ बहुत अमीर लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसका मकसद है एक खास तरह की दुर्लभ धातु इरिडियम चुराना, जो टेसेरैक्ट की ऊर्जा को काबू करने के लिए जरूरी है। लोकी वहाँ पहुँचते ही तबाही मचा देता है। वह एक आदमी को पकड़कर उसकी आंख का स्कैन लेता है ताकि तिजोरी खोली जा सके। म्यूजियम के बाहर भगदड़ मच जाती है। लोकी अपनी जादुई छड़ी से सबको डराता है और चिल्लाकर कहता है, झुक जाओ मेरे सामने, तुम इंसान इसी के लायक हो, तुम्हें आजादी नहीं बल्कि गुलामी पसंद है। डरे हुए लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और कहता है, मैं तेरे जैसे सनकी के सामने नहीं झुकूंगा। लोकी उसे मारने के लिए अपनी छड़ी उठाता है और उस बूढ़े पर हमला कर देता है। तभी उसी पल कैप्टन अमेरिका की एंट्री होती है। स्टीव रॉजर्स अपने नीले सूट और ढाल के साथ लोकी के सामने खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, पिछली बार जब मैं जर्मनी आया था तब भी एक आदमी यानी हिटलर यही सब कह रहा था और हम सब ने देखा कि उसका क्या अंजाम हुआ। लोकी और कैप्टन के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लोकी की ताकत बहुत ज्यादा है, वह कैप्टन को धूल चटाने लगा है। तभी आसमान में एक तेज संगीत गूंजता है और लोकी के ऊपर हमला होता लोकी पीछे जा गिरता है। टोनी स्टार्क अपने चमकते हुए सूट में उतरते हैं और अपनी सारी मिसाइलें लोकी की तरफ तान देते हैं। टोनी मजाक में कहते हैं, चलो रॉक स्टार, अब सरेंडर कर दो। लोकी समझ जाता है कि अभी लड़ना समझदारी नहीं है, इसलिए वह अपने हाथ ऊपर कर लेता है। शील्ड की टीम लोकी को पकड़कर अपने जेट में बैठा लेती है। जेट में टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स के बीच पहली बार बातचीत होती है जो बहस में बदल जाती है। टोनी को स्टीव पुराने जमाने के लगते हैं और स्टीव को टोनी बहुत घमंडी। तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगा है, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी है। नताशा कहती है कि यह साधारण तूफान नहीं है। तभी जेट की छत पर किसी के गिरने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एक हाथ में हथौड़ा लिए लंबा चौड़ा आदमी। थॉर बिना कुछ बोले लोकी को उठाता है और जेट से बाहर कूद जाता है। कैप्टन और आयरन मैन हैरान रह जाते हैं। टोनी अपना मास्क पहनता है और कहता है कि वह उस हथौड़े वाले से अपना कैदी वापस लेकर आएगा। टोनी और थॉर के बीच एक घने जंगल में भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। आयरन मैन की लेजर और थॉर की बिजली जब आपस में टकराती है तो पूरा जंगल थर्रा उठता है। थॉर अपने हथौड़े मिजोलनिर से टोनी के सूट को लगभग कुचल देता है, लेकिन टोनी का सूट बिजली को सोखकर और भी पावरफुल हो जाता है। तभी कैप्टन अमेरिका बीच में आते हैं और दोनों को रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन थॉर उन पे हमला कर देता है। तभी कैप्टन अपनी ढाल से थॉर के मिजोलनिर का वार रोकते हैं। तब वहाँ एक बहुत खतरनाक धमाका होता है और सब दूर जाकर गिरते हैं। कैप्टन उन्हें समझाते हैं कि वे एक ही टीम में हैं और उनका दुश्मन लोकी है। थॉर मान जाता है और वे सब लोकी को वापस हेलिकैरियर ले आते हैं। हेलिकैरियर पर लोकी को एक खास कांच के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जिसे असल में हल को रोकने के लिए बनाया गया था। निक फ्यूरी लोकी को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वह 30,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरेगा। लेकिन लोकी पिंजरे के अंदर भी मुस्कुरा रहा है। उसे पता है कि उसकी चाल काम कर रही है। वह जानबूझकर उनके हाथ लगा है ताकि वह इन सबको अंदर से खत्म कर सके। इधर लैब में टोनी, कैप्टन और बैनर के बीच बहस होने लगी है। कैप्टन को शक होता है कि निक फ्यूरी उनसे कुछ छिपा रहे हैं। टोनी शील्ड के कंप्यूटर हैक कर लेता है और उन्हें पता चलता है कि शील्ड टेसरैक्ट का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए करना चाहती थी। पूरी टीम आपस में बहस करने लगती है। टोनी, कैप्टन, थॉर और फ्यूरी एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं। वे इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि लोकी का असली प्लान शुरू हो चुका है। लोकी के गुलाम बन चुके हॉकाई ने हेलिकैरियर को ढूंढ लिया है और वह उस पर हमला करने वाला है। जैसे ही बहस अपने चरम पर पहुंचती है, हेलिकैरियर के एक इंजन पर बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा जहाज एक तरफ झुक जाता है और तबाही शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे बुरा होना अभी बाकी था। धमाके के झटके और गुस्से की वजह से डॉक्टर ब्रूस बैनर का खुद पर काबू खत्म हो जाता है। उनकी आंखें हरी होने लगती हैं और पूरी टीम के सामने पहली बार हल्क बाहर आने वाला है। धमाके के झटके से डॉक्टर ब्रूस बैनर और नताशा नीचे एक पाइपों वाले कमरे में जा गिरे थे। बैनर दर्द से कराह रहे थे, उनका शरीर कांप रहा था और नताशा समझ गई थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। बैनर की आंखें पूरी तरह हरी हो चुकी थीं और उनकी खाल फटने लगी थी। नताशा चिल्लाती है, डॉक्टर खुद पर काबू रखिए, हम ठीक हैं। लेकिन वहाँ अब कोई डॉक्टर नहीं था। एक जोरदार दहाड़ गूंजती है और डॉक्टर बैनर की जगह एक विशाल, खूंखार और गुस्से से भरा हरा राक्षस खड़ा हो जाता है। हल्क अपना आपा खो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। वह नताशा पर हमला करता है। नताशा, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन जासूस है, वह भी हल्क के खौफ से थर थर कांपने लगती है। वह संकरी गलियों और पाइपों के बीच भागती है, जबकि हल्क लोहे की दीवारों को कागज की तरह फाड़ते हुए उसके पीछे आता है। ठीक उसी पल जब हल्क नताशा को पकड़ने वाला होता है, थॉर बीच में कूद पड़ता है। थॉर हल्क को कंधे से टक्कर मारता है और उसे एक लैब के कमरे में ले जाता है। थॉर अपने हाथ बढ़ाता है और उसका म्योलनिर उसके पास आ जाता है। वह हल्क के मुंह पर एक जोरदार वार करता है, लेकिन हल्क को उससे
और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह थॉर को उठा उठाकर पटकने लगता है। उधर जहाज के बाहर का नजारा और भी बुरा था। इंजन नंबर 3 पूरी तरह रुक चुका था और विशालकाय हेलिकैरियर समुद्र की तरफ गिरने लगा था। निक फ्यूरी चिल्लाकर आदेश देते हैं कि इंजन को तुरंत ठीक करो वरना हजारों लोग मारे जाएंगे। टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका अपनी आपसी बहस भूलकर एक साथ काम करने निकल पड़ते हैं। टोनी अपने सूट की मदद से पंखे के अंदर घुसता है ताकि उसे धक्का देकर फिर से चालू कर सके, जबकि कैप्टन को बाहर के पैनल पर जाकर तारों को जोड़ना था। यहाँ इन दोनों के बीच पहली बार वो तालमेल दिखता है जो एक टीम के लिए जरूरी है। टोनी चिल्लाता है, कैप वो लीवर खींचो। कैप्टन बिना डरे गोलियों की बौछार के बीच कूदते हैं और इंजन को चालू करने में मदद करते हैं। टोनी को उस विशाल पंखे के ब्लेड्स के बीच अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है ताकि जहाज हवा में बना रहे। इसी बीच लोकी का गुलाम बना हॉकाई अपने छोटे जहाजों के साथ हेलिकैरियर पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। उसका निशाना सीधा निक फ्यूरी के केबिन पर था। नताशा किसी तरह हल्क से बचकर बाहर निकलती है और हॉकाई का सामना करने जाती है। यहाँ दो पुराने दोस्तों के बीच जंग होती है। नताशा जानती है कि हॉकाई उसका दुश्मन नहीं है, बस उसके दिमाग पर लोकी का कब्जा है। वह हॉकाई को सिर पर एक जोरदार चोट मारती है। यह चोट इतनी सटीक थी कि लोकी का जादुई असर टूट जाता है, पर असली त्रासदी अभी लोकी के पिंजरे के पास होनी बाकी थी। लोकी ने बहुत ही चालाकी से थॉर को उसी कांच के पिंजरे में फंसा दिया जो कभी हल्क के लिए बना था। एजेंट फिल कोल्सन, जो कैप्टन अमेरिका के बहुत बड़े फैन थे और एक बहुत ही नेक इंसान थे, लोकी को रोकने के लिए एक प्रोटोटाइप गन लेकर पहुंचते हैं। वे लोकी को पीछे से ललकारते हैं, लेकिन लोकी अपनी मायावी शक्ति से उनके पीछे प्रकट होता है और अपनी जादुई हथियार सीधे कोल्सन के सीने के पार कर देता है। थॉर बेबसी में चिल्लाता रह जाता है। उसके बाद लोकी एक बटन दबाता है और थॉर वाला वो पिंजरा 30,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा है। लोकी वहाँ से एक जेट लेकर भाग निकलता है। निक फ्यूरी कोल्सन के पास पहुँचते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कोल्सन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहता है, सर ये सब ठीक है, एवेंजर्स को एक झटके की जरूरत थी ताकि वे एक साथ आ सकें। कोल्सन की मौत पूरी टीम के लिए एक सदमा थी। निक फ्यूरी खून से सने हुए कैप्टन अमेरिका के ट्रेडिंग कार्ड्स जो कोल्सन के थे टेबल पर रखते हैं। टोनी और कैप्टन एक मेज पर खामोश बैठे होते हैं। वे हार चुके थे। लोकी भाग गया था, टेसरैक्ट उसके पास था, टीम बिखरी हुई थी और उनका एक साथी मर चुका था। टोनी स्टार्क को अचानक समझ आता है कि लोकी ने उन्हें सिर्फ हराया नहीं है बल्कि उन्हें एक पहेली की तरह सुलझा लिया है। वह सोचता है कि लोकी अब कहाँ जाएगा। उसे याद आता है कि लोकी एक घमंडी देवता है। उसे दुनिया के सामने अपनी जीत का जश्न मनाना है। वह ऐसी जगह जाएगा जहाँ से पूरी दुनिया उसे देख सके। टोनी चिल्लाकर कहता है, वो स्टार्क टावर जा रहा है। टोनी अपना टूटा फूटा सूट पहनता है और न्यूयॉर्क की तरफ उड़ान भरता है। स्टीव, नताशा और हॉकाई, जो अब ठीक हो चुका था, एक जेट लेकर उसके पीछे निकलते हैं। अब जंग शुरू होने वाली थी। न्यूयॉर्क पर जहाँ आसमान खुलने वाला था और एक ऐसी फौज आने वाली थी जिसे धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। न्यूयॉर्क का आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन स्टार्क टावर की छत पर मौत का सामान तैयार हो रहा था। डॉक्टर सेल्विक, जो अभी भी लोकी के जादू के असर में थे, उन्होंने उस मशीन को चालू कर दिया था जिसमें टेसरैक्ट लगा हुआ था। टोनी स्टार्क सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। उनका सूट लड़ाई की वजह से काफी खराब हो चुका था। टोनी अपने टावर के अंदर जाते हैं और लोकी से आमने सामने बात करते हैं। टोनी उसे डराने के बजाय उसका मजा लेने लगते हैं। टोनी कहते हैं, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे पास सेना होगी, तुम देवता होगे, लेकिन हमारे पास एक टीम है जिसे हम एवेंजर्स कहते हैं। लोकी कहता है कि उसने तो टीम को अंदर से खत्म कर दिया है। फिर स्टार्क बोलता है, हमारी टीम को तो तुम्हारा बाप भी नहीं खत्म कर सकता, तू क्या करेगा। लोकी चिढ़कर टोनी के सीने पर अपने जादुई हथियार से हमला करता है, लेकिन टोनी के दिल में लगा हुआ आर्क रिएक्टर उस जादू को अंदर जाने से रोक देता है। लोकी हैरान रह जाता है। वह टोनी को वहाँ से नीचे फेंक देता है। टोनी हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका नया मार्क 7 सूट उड़कर आता है और हवा में ही उनके शरीर पर फिट हो जाता है। आयरन मैन वापस ऊपर आते हैं और लोकी को एक जोरदार टक्कर मारते हैं, पर तभी आसमान में एक धमाका होता है। टेसरैक्ट से निकली नीली रोशनी बादलों को चीरकर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा पोर्टल खोल देती है और उस पोर्टल से बाहर निकलती है चिटौरी सेना। हजारों भयानक एलियंस अपने उड़ते हुए वाहनों के साथ न्यूयॉर्क पर हमला कर देते हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों और गलियों में भगदड़ मच जाती है। चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। एलियंस लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका, नताशा और हॉकाई अपने जेट के साथ वहां पहुंचते हैं। लोकी अपने एक वार से उनके जेट को नीचे गिरा देता है। अब ये तीनों सड़कों पर आ चुके हैं। कैप्टन अमेरिका तुरंत कमान संभालते हैं। वे पुलिस वालों को ऑर्डर देते हैं कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकालो और घेराबंदी करो। नताशा और हॉकाई अपने छोटे हथियारों से उन एलियंस का मुकाबला करना शुरू करते हैं। ऊपर आसमान में आयरन मैन अकेले हजारों हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। थॉर सीधा स्टार्क टावर की छत पर उतरते हैं। थॉर चिल्लाते हैं, लोकी इसे बंद करो, लेकिन लोकी अब पागल हो चुका था। वह कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब सिर्फ तबाही होगी। थॉर और लोकी के बीच टावर की छत पर जबरदस्त हाथापाई होती है। लोकी अपनी छोटी छुरी से थॉर को जख्मी कर देता है और वहाँ से अपने एक उड़ते हुए वाहन पर बैठकर भाग निकलता है। तभी पोर्टल से कुछ ऐसा बाहर आता है जिसे देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। वह एक
विशालकाय उड़ता हुआ लेवियाथन था, एक मरे हुए सांप जैसा दिखने वाला हजारों टन भारी एलियन जहाज जो इमारतों को ऐसे तोड़ रहा था जैसे वे खिलौने हों। टीम पूरी तरह घबरा जाती है। टोनी कहते हैं हल्क को बुलाने का इससे अच्छा वक्त नहीं होगा। और तभी एक पुरानी फटी हुई बाइक पर सवार होकर डॉक्टर ब्रूस बैनर वहां पहुंचते हैं। वे बिल्कुल शांत लग रहे थे। कैप्टन अमेरिका उनसे कहते हैं डॉक्टर अब वक्त आ गया है कि आप गुस्सा हो जाएं। बैनर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कैप, मेरा यही तो राज है, मैं हमेशा ही गुस्से में रहता हूँ। और कहते ही बैनर अचानक उस विशाल हल्क में बदल जाते और उस विशालकाय उड़ते हुए एलियन जहाज के मुंह पर एक ऐसा मुक्का मारता है कि वह जहाज वहीं पलट जाता है। पहली बार पूरी टीम आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विंडो और हॉकाई एक घेरे में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। कैप्टन अमेरिका अब लीडर की तरह सबको काम बांटते हैं। वे कहते हैं स्टार्क, तुम ऊपर का मोर्चा संभालो। थॉर, तुम पोर्टल के पास बिजली से उन्हें रोको। हॉकाई, तुम छत से सब पर नजर रखो। नताशा, तुम मेरे साथ रोड पर रहोगी। और हल्क, बस सबको कुचल डालो। हल्क एक डरावनी मुस्कान देता है और एक लंबी छलांग मारकर इमारतों पर चढ़ जाता है। जंग अब अपने चरम पर थी। हजारों एलियंस नीचे गिर रहे थे और एवेंजर्स की टीम उन्हें हर जगह धूल चटा रही थी। न्यूयॉर्क अब एक जंग का मैदान बन चुका था और ये 6 लोग पूरी दुनिया और उस हजारों साल पुरानी सेना के बीच दीवार बनकर खड़े थे। मैदान सज चुका था। उधर आसमान में आयरन मैन ने मोर्चा संभाल रखा था। वे अपनी जादुई रफ्तार से पोर्टल के आसपास चक्कर लगा रहे थे और अपनी लेजर मिसाइलों से छोटे छोटे एलियन जहाजों को हवा में ही खत्म कर रहे थे। टोनी चिल्लाते हैं जार्विस, और कितनी सेना बाकी है? जार्विस जवाब देता है सर, वे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी थॉर स्टार्क टावर की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। वे अपना म्योलनिर आसमान की तरफ उठाते हैं और बादलों से इतनी भयंकर बिजली खींचते हैं कि पूरा न्यूयॉर्क चमक उठता है। थॉर उस बिजली को सीधा उस नीले पोर्टल की तरफ छोड़ देते हैं। हजारों एलियंस जो पोर्टल से बाहर निकल रहे थे वे उस बिजली के झटके से वहीं राख हो जाते हैं। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। कुछ एलियन दस्ते राइडों पर आम लोगों को निशाना बनाने लगते हैं। यहाँ कैप्टन अमेरिका और नताशा की जोड़ी कमाल दिखाती है। कैप्टन अपनी ढाल से एलियंस की गोलियां रोकते हैं और उसे किसी चक्र की तरह फेंककर दुश्मनों के सिर कलम कर देते हैं। इसी बीच हॉकाई एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर अपना डेरा जमा लेते हैं। उनके तरकश में हर तरह के तीर थे, धमाका करने वाले, जाल बिछाने वाले और बिजली बिखेरने वाले। वे बिना देखे भी पीछे से आ रहे एलियंस को सटीक निशाना बना रहे थे। हॉकाई रेडियो पर टोनी को बताते हैं कि दुश्मन किस गली से आ रहे हैं। लेकिन तभी एक और मुसीबत आती है। पोर्टल से 2 और लेवियाथन बाहर निकलते हैं। टोनी कहते हैं ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, मुझे इनका कुछ करना होगा। टोनी उन विशाल जहाजों को अपने पीछे लगाते हैं और उन्हें शहर की तंग गलियों में ले जाते हैं जहां हल्क फाइट कर रहा होता है। हल्क उन जहाजों पर चढ़ जाता है और अपने हाथों से उनके लोहे के कवच को फाड़ देता है। जंग के बीच में नताशा को एहसास होता है कि सिर्फ सड़कों पर लड़ने से काम नहीं चलेगा, उन्हें उस पोर्टल को बंद करना होगा। वह कैप्टन से कहती है मुझे ऊपर जाना होगा। कैप्टन अपनी ढाल को नीचे झुकाते हैं। नताशा उस पर दौड़कर छलांग लगाती है और कैप्टन उसे हवा में उछाल देते हैं। नताशा एक उड़ते हुए एलियन वाहन को पकड़ लेती है और बड़ी मुश्किल से स्टार्क टावर की छत की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लोकी, जो अपने वाहन पर बैठकर तबाही का मजा ले रहा था, हॉकाई की नजर में आ जाता है। हॉकाई एक तीर चलाता है जिसे लोकी हवा में ही पकड़ लेता है और मुस्कुराता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह तीर फटने वाला है। एक जोरदार धमाका होता है और लोकी सीधा स्टार्क टावर के अंदर जा गिरता है। लोकी गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन तभी उसके सामने हल्क आ जाता है। लोकी अपनी दैवीय शान में चिल्लाता है बस बहुत हुआ, मैं एक देवता हूँ, तुम जैसे जानवर के सामने नहीं झुकूंगा। लोकी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि हल्क उसका पैर पकड़ता है और एक तरफ से दूसरी तरफ जमीन पर इतनी जोर जोर से पटकता है जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना पटक रहा हो। लोकी की हालत खराब हो जाती है। वह गड्ढे में पराबस कराह रहा होता है। हल्क जाते जाते कहता है डरपोक देवता। इधर नताशा छत पर पहुंच जाती है जहां डॉक्टर सेल्विक का जादू अब टूट चुका था। सेल्विक बताते हैं कि लोकी की उस जादुई हथियार में ही वो ताकत है जो इस पोर्टल को बंद कर सकती है। नताशा उस हथियार को उठाती है और उसे पोर्टल की एनर्जी बीम के पास ले जाती है। लेकिन तभी निक फ्यूरी के पास एक बुरी खबर आती है। सरकार के नेताओं ने फैसला किया है कि न्यूयॉर्क को बचाने के लिए उस पर एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी जाए। निक फ्यूरी चिल्लाते हैं यह पागलपन है, मेरे लोग वहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। एक जेट से परमाणु मिसाइल न्यूयॉर्क की तरफ छोड़ दी जाती है। टोनी स्टार्क को इसका पता चलता है। वे जानते हैं कि अगर यह मिसाइल शहर से टकराई तो लाखों लोग मर जाएंगे। आयरन मैन कहते हैं मैं इसे मोड़ सकता हूँ। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मिसाइल को पकड़ लेते हैं। जार्विस कहता है सर, आपके सूट की पावर खत्म हो रही है, वापस आने की गारंटी नहीं है। टोनी बिना डरे उस मिसाइल को अपने कंधों पर उठाते हैं और सीधा उस नीले पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। पूरी दुनिया और टीम नीचे से देख रही होती है, लेकिन पोर्टल के अंदर अब क्या हो रहा था ये किसी को नहीं पता था। टोनी एक ऐसी दुनिया में थे जहाँ हजारों एलियन जहाज और उनका मुख्य अड्डा था। उसके बाद आयरन मैन उस मिसाइल को छोड़ते हैं और वह सीधा एलियंस के बेस से जा टकराती है। एक बहुत खतरनाक धमाका होता है और पूरी एलियन सेना वहीं खत्म जाती है और सारे एलियंस मरने लगते हैं। लेकिन आयरन मैन का सूट बंद हो जाता है और वे अंतरिक्ष के उस काले सन्नाटे में बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं। नताशा छत पर
पर थी और लोकी की हथियार लेकर इंतजार कर रही थी कि कब आयरन मैन बाहर आए ताकि वह पोर्टल को बंद कर सके। कैप्टन अमेरिका, थॉर और बाकी सबकी सांसें रुकी हुई थी। कैप्टन अमेरिका रेडियो पर चिल्लाते हैं, नताशा अब और इंतजार नहीं कर सकते, इसे बंद करो। नताशा भारी मन से लोकी की हथियार को मशीन के अंदर डालती है। नीली रोशनी का वो खंभा गायब हो जाता है और पोर्टल धीरे धीरे छोटा होने लगता है। ठीक उसी पल जब पोर्टल लगभग बंद होने ही वाला था, ऊपर से एक छोटा सा लाल और सुनहरा बिंदु गिरता हुआ दिखाई देता है। वह टोनी थे, लेकिन खुशी की बात ये नहीं थी क्योंकि टोनी का सूट बंद हो चुका था। लेकिन तभी हल्क अपनी फुर्ती दिखाता है। हल्क एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदता है और हवा में ही टोनी को पकड़ लेता है। हल्क टोनी को लेकर सड़कों पर उतरता है और उन्हें धीरे से जमीन पर लिटा देता है। थॉर और कैप्टन द्वारकर वहां पहुंचते हैं। टोनी की आंखें बंद थीं और उनके सीने का आर्क रिएक्टर बुझ चुका था। कैप्टन को लगता है कि उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया है। चारों तरफ मातम छा जाता है। तभी हल्क एक जोरदार दहाड़ मारता है जिसकी गूंज से टोनी हड़बड़ा कर जाग जाते हैं। टोनी आंखें खोलते ही मजाक में कहते हैं, अरे ये क्या हुआ, किसी ने मुझे किस तो नहीं किया? पूरी टीम की जान में जान आती है। टोनी पूछते हैं, क्या हम जीत गए? चलो अब छुट्टी लेते हैं, मैंने पास में ही एक शौरमा की दुकान देखी थी, चलो वहीं खाते हैं। जंग खत्म हो चुकी थी लेकिन तबाही के निशान अभी भी बाकी थे। टीम वापस स्टार्क टावर की छत पर पहुंचती है जहां लोकी अभी भी उस गड्ढे में परा कराह रहा था। लोकी जैसे ही होश में आता है और ऊपर देखता है, उसके सामने छहों एवेंजर्स खड़े थे, तैयार और गुस्से में। हॉकाई ने अपना धनुष लोकी की तरफ तान रखा था। लोकी धीरे से कहता है, अगर बुरा न मानो तो मैं अब वो ड्रिंक लेना चाहूंगा। लोकी हार चुका था। अगले कुछ दिनों में दुनिया का नजारा बदल गया। टीवी पर हर जगह इन चमत्कारी नायकों की बातें हो रही थी। कुछ लोग इन्हें भगवान मान रहे थे तो कुछ इन्हें खतरे की घंटी। लेकिन निक फ्यूरी जानते थे कि उन्होंने जो किया वह सही था। सेंट्रल पार्क के बीचों बीच पूरी टीम आखिरी बार इकट्ठा होती है। थॉर टेसरैक्ट को एक आंच के डिब्बे में रखते हैं और लोकी के मुंह पर पट्टी बांधकर उसे जंजीरों में जकड़ लेते हैं। थॉर टेसरैक्ट की शक्ति का इस्तेमाल करके लोकी के साथ वापस अपनी दुनिया एसगार्ड चले जाते हैं ताकि लोकी को वहां सज्जा मिल सके। बाकी टीम भी अपने अपने रास्तों पर निकल जाती है। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर टोनी की शानदार कार में बैठकर निकल जाते हैं। दो जीनियस दिमाग अब साथ काम करने वाले थे। नताशा और हॉकाई अपनी अगली ड्यूटी पर चले जाते हैं और कैप्टन अमेरिका अपनी पुरानी बाइक उठाकर नई दुनिया को समझने निकल जाता है। निक फ्यूरी से उनकी बॉस मारिया हिल पूछती है, सर वे अब कहाँ हैं? फ्यूरी जवाब देते हैं, वे अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब भी हमें उनकी जरूरत होगी वे वापस आएंगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म के क्रेडिट्स के बीच में एक और सीन आता है। हमें फिर से वही अंधेरा कोना दिखता है और द अदर अपने आका को रिपोर्ट दे रहा है। वह कहता है, इंसानों से लड़ना मौत को न्योता देना है। तभी वह आका धीरे से मुड़ता है और मुस्कुराता है। यह थैनोस था। मार्वल की आने वाली बड़ी तबाही का असली चेहरा पहली बार दुनिया के सामने आता है। दोस्तों कमेंट में बताना आपको डीसी की मूवी पसंद है या मार्वल का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।